हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण 10 लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ये जो 10 सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए गेस्ट क्वेश्चन है, जो 100% 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि साइंस में 80 में 80 आए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना। तो ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारा प्रश्न जो है ना आप लोगों को क्लास में ही याद होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इसमें आप लोग हाई कीजिए, आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक आज का टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो जल्दी से वेबसाइट में जाइए और टेस्ट को दे दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा आज का प्रथम प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। ये प्रश्न जो है ना 2 मार्क्स के पूछे जाते बोर्ड एग्जाम में। इसको आप लोगों को किस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके साथ साथ इसका रासायनिक समीकरण भी लिखने को कह रहा है। तो चलिए इसका आंसर जो है ना कुछ इस प्रकार लिखना उत्तर में कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल यानी कि H2O की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो सूर्य के प्रकाश होता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे जो होता है ना भोजन बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, जो सूर्य मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये सूर्य के प्रकाश हो गया और CO2 वायुमंडल से CO2 लेता और दोस्तों जमीन से जल लेता है। ठीक है, इस सब की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्लोरोफिल युक्त कहने का अर्थ है जो हरे पौधे होते हैं ना, वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधे को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये मतलब भोजन को कैसे मतलब प्राप्त करते हैं, तो स्वपोषी पोषण के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ इसका केमिकल इक्वेशंस भी देना है, यानी कि रासायनिक समीकरण देना है। तो फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण का जो केमिकल इक्वेशन होगा, जो समीकरण होगा ना, 6CO2 + 6H2O टेंस टू C6H12O6 + 6O2 होता है। ठीक है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, ये जल की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं और इनके साथ साथ ग्लूकोज C6H12O6 और इनके साथ साथ जो है ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो ग्लूकोज होते हैं ना, इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोग कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, या फिर इनका PDF हम फ्री में देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। आप लोग को बताएंगे कि आप लोग PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास को करना जरूरी है, क्योंकि क्लास में आपको जो है ना सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 100% आएगा ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना गेस्ट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इसलिए जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और इनके साथ साथ एक उदाहरण देना है। तो इनका उत्तर जो है कुछ इस प्रकार लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या बताना है कि वह प्रोसेस जिसमें कोई भी एसिड किसी भस्म के साथ रिएक्ट करके लवण और जल बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका HCl एक प्रकार का क्या है, लवण है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अम्ल है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है ना भस्म के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करता है, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaCl एक प्रकार का लवण होता है, जिसको हम लोग
सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इनके साथ साथ जो है जल नामक द्रव का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ये करा है कि कोई भी अम्ल आपका क्या होगी, HCl एक प्रकार का अम्ल होता है, ये जो है ना भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि आपका NaOH एक प्रकार का भस्म होता है, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। लवण में आपका NaCl हो जाएगा और दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना जल यानी कि H2O का निर्माण करता है। तो ये जो है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया में आते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ हम लोग दूसरा उदाहरण भी लिए हैं, जैसे कि आपका H2SO4 एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये जो है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम सल्फेट अर्थात लवण बनाता है और इनके साथ साथ जो है ना जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना एग्जाम में एक ही को उदाहरण देना है, यहाँ पे हम 2 उदाहरण बता चुके हैं और अगर आपको दो में से कोई एक याद हो जाता है तो उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए जो है ना इस प्रश्न को इस तरह याद करना है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो किन कारकों पर डिपेंड करता है, वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कारक क्या है दोस्तों, इस प्रकार लिखना पड़ेगा चालक की लंबाई पर, और दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चालक तार की प्रकृति पर, यानी कि चालक तार का जो नेचर है ना कैसा है, ठीक है। तार कहीं पे पतला तो नहीं है, कहीं पे मोटा तो नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। और इनके साथ साथ जो है ना चालक के ताप पर, यानी कि चालक जो कंडक्टर है ना उनका टेम्परेचर भी किसी भी चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा चालक की लंबाई पर, यानी कि जो कंडक्टर है उसकी लंबाई कितना है। और इनके साथ साथ ये दूसरा पॉइंट लिखना पड़ेगा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है चालक तार की प्रकृति पर, और चौथा पॉइंट में लिखना है चालक के ताप पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह लिखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना दो नंबर 100% इस प्रश्न से मिलेगा, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा, जो कि ये प्रश्न जो है ना लगभग में हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है ना इस प्रश्न को हम 2023 के लिए गेस किए हैं, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि ओम का नियम को लिखिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इनका आंसर जो है ना दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना I होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा विभवांतर के, ठीक है। विभवांतर को हम लोग V से दिखाते हैं, तो इसे आप लोग को याद रखना है कि किसी भी मतलब स्थिर टेम्परेचर रहेगा, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो बहाव करेंगे ना, और इनके सिरों के बीच का जो भी विभवांतर होगा ना वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। यानी कि जो I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और दोस्तों यहाँ पे V का मतलब होता है विभवांतर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर स्थिर है, ठीक है, स्थिर तापक्रम पर किसी भी कंडक्टर का जो करंट होता है ना वो समानुपाती होती है विभवांतर के, यानी कि I समानुपाती V होती है। तो यहाँ पे इसीलिए के बाद लिखना है V बराबर IR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब समानुपाती हटेगा तो इनके बदले में क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर IR आपका फॉर्मूला हो गया, जहाँ भी विभवांतर होगा चालक तार का, और I का मतलब होता है विद्युत धारा, और R जो होता है ये प्रतिरोध होता है चालक तार का, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके साथ साथ जो है स्टार में ये लिख सकते हैं कि यह नियम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में दिया था, ठीक है। तो ओम का नियम जो होते हैं ना ये कौन दिया था, ओम ने दिया था। जॉर्ज साइमन ओम ने कब दिया था, 1827 ईस्वी में इसे दिया था, ठीक है। इसे आप लोग को याद कर लेना है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि ओम का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी भी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को गेस किए, जिनमें से काफी सारे प्रश्न 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद है ना तो
तो उसको रिवीजन कर लीजिए। और अगर आपको जो प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को जो है ना अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखे, इसमें 2 उपयोग बताना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे धोबिया सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा के नाम से जानते हैं और उनका अनुसूत्र लिखना है और इनके 2 उपयोग बताना है, ठीक है। तो चलिए इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जो है ना शॉर्ट टाइप प्रश्न होते हैं जो बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जो है ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे धोबिया सोडा का जो अनुसूत्र होता है ना Na2CO3 10H2 होता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या होता है Na2CO3 10H2 होता है, क्योंकि धोवन का सोडा में 10 अणुजल होता है, इसीलिए यहाँ पे 10H2 है ना। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है जो धोबिया सोडा जो धोने का सोडा होता है ना इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 10H2 होता है। और दोस्तों इनका जो केमिकल नेम होता है ना सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और दोस्तों इसे हम लोग अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा तैयार करते हैं। जो धोवन सोडा को जो तैयार करने का जो मेथड होता है ना, कौन सा विधि से हम लोग तैयार करते हैं? अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि के द्वारा इसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो है ना 3 गो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो धोवन सोडा का अनुसूत्र क्या होता है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो इसका ये जो मतलब धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या होता है Na2CO3 10H2 होता है। और इनका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि जो सोडियम मतलब जो धोबिया सोडा होता है ना इसको कौन सा विधि से तैयार किया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और दोस्तों इसका 2 उपयोग बताना है। तो इसका उपयोग जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला उपयोग यह है कि कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, ठीक है। जो कांच यानी कि ग्लास होते हैं और कागज होते हैं और साबुन, ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं ना इसमें इसका उपयोग किया जाता है ना। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, बड़ा बड़ा उद्योग में कांच, कागज, साबुन में जो है ना धोबिया सोडा का उपयोग किया जाता है उत्पादन में। और दोस्तों दूसरा पॉइंट में ये लिखना है जो जल की अस्थायी खारापन होता है यानी कि जो लवण होता है जल ना उसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह लिखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर नहीं काट सकता है, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे जो है ना इनका अनुसूत्र लिख दिए हैं और इसका 2 उपयोग भी लिख दिए हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पे जो एक्सटर्नल बात होता है ना उसको अतिरिक्त एडिशनल यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी बता चुके हैं, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जस्ता के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड है यहाँ पे Zn, जस्ता का सिंबल क्या होता है? Zn के 2 अयस्क लिखना है और इनके सूत्र भी लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे Zn यानी कि जस्ता का जो प्रमुख अयस्क होते हैं क्या क्या होते हैं? जिंक ब्लेंड होते हैं। और इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnS होता है। और दोस्तों दूसरा यहाँ पे आपका अयस्क लिखना है कैलेमाइन, ठीक है। कैलेमाइन जो होते हैं जस्ता का अयस्क होते हैं, इनका जो रासायनिक सूत्र होते हैं ना ZnCO3 होते हैं। और इनके साथ साथ 3 नंबर में लिख सकते हैं जिंकाइड। जिंकाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnO होता है। यहाँ पे हम 3 अयस्कों के नाम बता चुके हैं। 3 में से आपके एग्जाम में मात्र 2 ही को लिखना है। आपको जो मतलब सिंपल याद करने में लगे उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे 2023 के बोर्ड परीक्षा में। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम गेस करा रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो है ना उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और इनका PDF जो है ना फ्री में हम देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। आप लोग को बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और इनके साथ साथ जो है ना PDF फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एम्पियर की परिभाषा दे। तो फ्रेंड यहाँ पे एम्पियर का डेफिनेशन बताना है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे एम्पियर जो होते हैं ना ये इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है एम्पियर, तो उसी को यहाँ पे डेफिनेट करना है। तो फ्रेंड इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। यदि किसी विद्युतीय परिपथ के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकेंड प्रभावित हो तो परिपथ में प्रभावित धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी अनुप्रस्थ क्षेत्र से जो है ना क्षेत्रफल से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकेंड प्रभावित होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 1 एम्पियर क्या होता है कि किसी भी विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रभावित होती है तो वो क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है, ठीक है। तो अर्थात के बाद इसको लिख लीजिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि
विद्युत लेप के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी कि विद्युत लेप बोलिए या फिर विद्युत बल्ब बोलिए, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं ना, उसके तंतु यानी कि जो फिलामेंट का जो निर्माण किया जाता है प्राय एकमात्र टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन से निर्मित जो फिलामेंट होता है ना, उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग जो है ना 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर भी पिघल सकता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, जिससे ये फिलामेंट क्या होता है, पिघलता नहीं है। और दोस्तों जो विद्युत बल्ब होते हैं यानी कि जो विद्युत लैंप होते हैं ना, इनके अंदर अक्रिय गैस यानी कि निष्क्रिय गैस है को भरा दिया जाता है। ठीक है, कौन सा गैस होता है, अक्रिय गैस, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गया, उसको भर दिया जाता है ताकि फिलामेंट का जो ऑक्सीकरण होना ना हो सके। ठीक है, और दोस्तों साथ ही टंगस्टन का उच्च ताप पर वाष्पन भी ना हो सके। तो यही कारणों से हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसका जो फिलामेंट होता है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टंगस्टन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस पर ये गलता है। ठीक है, और ये जल्दी पिघलता नहीं है। क्यों नहीं पिघलता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, उसके अंदर अक्रिय गैस या आप लोग निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं, वो भरा रहता है। तो अक्रिय गैस इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, जो बल्ब होते हैं ना, उसमें कौन सा अक्रिय गैस होता है, नाइट्रोजन होता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये भरा रहेगा ना, क्या होगा कि फिलामेंट जो होगा ना, ये ऑक्सीकरण नहीं होगा। जब ऑक्सीकरण नहीं होगा ना, जो तंतु जो होता है, जो टंगस्टन होता है, ये टूटेगा नहीं और बल्ब जो होगा ना, मतलब कंटिन्यू जलती रहेगी। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को जो है ना इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रतिरोध और विभवांतर के एसआई मात्रक को लिखे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रतिरोध और विभवांतर का एसआई मात्रक को लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हम आप लोग को बहुत बार बता चुके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और दोस्तों ओम को जो है ना कुछ इस प्रकार दिखाते हैं ओमेगा के द्वारा, और विभवांतर को हम लोग भी से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या कराए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणों को लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो है ना 2 ही को गुण लिखना है। यहाँ पे हम जो है ना काफ़ी सारे गुण लिख चुके हैं। अगर आपको इनमें से जो गुण अच्छा लगे, जो गुण इजीली याद हो जाए ना, उसी को आपको याद करना है। इससे आपको काफ़ी इजी होगा। ठीक है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को कुछ इस प्रकार लिखना है आंसर में। ऑप्शन मतलब नंबर 1 में आपको लिखना है, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो फ्रेंड जो चुंबकीय रेखाएं होती है ना, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। कुछ इस प्रकार होता है चुंबकीय रेखा, ये एक दूसरे को जो है ना कभी भी नहीं काटती है ना। और दोस्तों यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट में लिखना है, ये रेखा एक बंद वक्र होती है। यानी कि कुछ इस प्रकार होता है बंद वक्र। ठीक है, कर्व टाइप का होता है, बंद होता है पूरा ये रेखा है। और 3 नंबर में लिखना है कि चुंबक के ध्रुव के पास ये अधिक सटे रहते हैं। और दोस्तों जो चुंबक का जो पोल होता है ना, NS होता है, NS ध्रुव होता है, इनमें क्या होते हैं कि काफ़ी सटे हुए होते हैं। ठीक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। और चौथा पॉइंट में लिखना है कि एक ही दिशा में गमन करते हुए ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। अगर ये एक दिशा में गमन करेगा, गुजरेगी ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, विकर्षित करेगी। और दोस्तों 5वां पॉइंट में लिख सकते हैं कि चुंबक के बाहर ये उत्तर ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव में आती है। ठीक है, चुंबक के बाहर ये उत्तर ध्रुव से चल करके दक्षिणी ध्रुव में आती है, और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से चलकर उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखिए। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना एक भी नंबर नहीं काट सकता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताए, 10 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताइए। सभी प्रश्न जो है ना 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 10 सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना शॉर्ट टाइप प्रश्न में, तो उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, और इनके साथ साथ जो ना फ्री में PDF आप लोग कैसे प्राप्त सकते हैं, तो ये सारा प्रोसेस बताएंगे।
तो फ्रेंड आज का टेस्ट जो भी विद्यार्थी नहीं दिए ना, तो टेस्ट कैसे दिया जाता है और इनके साथ साथ आप लोग पीडीएफ फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको जो ना सिंपली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन पे सर्च करना पड़ेगा measuredtargets.com। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे ही measuredtargets.com लिखते हैं ना, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, मैट्रिक एग्जाम 2023 मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक 2023। सिंपली जो है ना ये वाले लिंक पे क्लिक करके जो है ना आप हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट फ्री पीडीएफ और यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों इस तरह का विज्ञापन आ सकता है, इसको जो है ना बंद कर देना होगा और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे सोशल साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10 इसका टेस्ट चल रही है। जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए है ना, तो जल्दी से वेबसाइट में जाइए और टेस्ट दे दीजिएगा। दोस्तों टेस्ट देने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे सिंपली क्लिक करके जो है ना यहाँ पे आपको अपना नाम पूछेगा। नाम देने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे इस टेस्ट में जो है ना 20 में से 20 सही करके दिखाना है। ये सभी प्रश्न जो भी टेस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं ना, ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपको आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग टेस्ट जो है ना रेगुलर दीजिएगा। दोस्तों एक भी दिन टेस्ट को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस को बताया ना, ये सारा प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनके साथ साथ इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे। थैंक यू।